हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, और क्योंकि मुझे पता है टाइम कम है एग्जाम के लिए, तो वी विल ट्राई कि आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करी जाए। सो फाइन, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस। So the questions that we will be covering is from teaching aptitude, and the first question is which of the following are not the characteristics of adolescent learners? कि इनमें से कौन सी characteristic feature नहीं है adolescent learners के? Now you have the following options and the correct answer was option number 4th, that is A and B are not the characteristics of adolescent learners. तो कैसे आइए जानते हैं डिटेल में। देखिए, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। तो एक एक ऑप्शंस को डिटेल में देखते हैं। सो देखिए, पहला पॉइंट था कि दे हैव यूनिफॉर्मिटी इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये एक नेसेसरी फीचर नहीं है एडोलसेंट लर्नर्स का, क्योंकि उस टाइम पे बिकॉज उस फेज में एडोलसेंट फेज में चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, फिजिकल चेंजेस भी इंसान एक्सपीरियंस कर रहा होता है, एंड ऑल्सो इट्स नॉट नेसेसरी कि उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म रहे। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है एडोलसेंट लर्नर्स का। देन सेकेंड है कि दे हैव स्टेबल सेल्फ कंसेप्ट। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, जो एडोलसेंट की जो एज होती है दैट इज द एज ऑफ एक्सप्लोरिंग, दैट इज द एज ऑफ फॉर्मिंग योर आइडेंटिटी। तो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते, वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। वो आपकी एज होती है जिसमें आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि आपके क्या बिलीव्स हैं, क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या आप अपने बारे में फील करते हो। तो दैट इज द एज ऑफ चेंजिंग नेचर। फाइन, तो इसीलिए ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है एडोलसेंट लर्नर्स का। देन द थर्ड वॉज दे ऑफन एक्सपीरियंसेस मूड स्विंग्स एंड इमोशनल टर्मोइल। सो ये जो फैक्टर है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एडोलसेंट लर्नर का, क्योंकि उस पीरियड में, उस एज में आप हार्मोनल चेंजेस को फील कर रहे होते हो। देयर इज दिस डेवलपमेंट प्रोसेस जो साइड बाय साइड चल रहा होता है, तो इमोशनली भी काफ़ी टर्मोइल होता है। तो ये एक फीचर होता है एडोलसेंट लर्नर का। देन द नेक्स्ट इज दे हैव हाई होप्स एंड एस्पायरेशंस फॉर द फ्यूचर। दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दे हैव बिकॉज एट दिस एज अडोलसेंट स्टार्ट टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, कि इनके क्या फ्यूचर होना चाहिए, इनके अंदर क्या पोटेंशियल है, किस चीज़ को उनको फिगर आउट करके आगे परस्यू करना चाहिए। सो येस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन द नेक्स्ट इज कि दे हैव इंक्रीज पीयर ग्रुप प्रेशर। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट थिंग बिकॉज उस टाइम पे बिकॉज अडोलसेंट जो एज होती है उस पीरियड में फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर आप लोग भी को रिलेट कर पाओ कि जब हम लोग अपने स्कूल टाइम पे होते हैं तो हमारी फ्रेंडशिप्स इज़ लाइक सो बॉन्डेड, फिर बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फ्रेंडशिप्स कम होती चली जाती हैं, राइट। तो पर वो जो एज होती है एडोलसेंट वाली, उसमें पीयर ग्रुप प्रेशर भी काफ़ी होता है। सो येस, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडोलसेंट लर्नर। सो दैट मीन्स जो पॉइंट ए एंड बी था वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं था। और ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए एंड बी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि नॉट पूछा गया है या नहीं। फाइन, सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों फॉल्स है। तो ऐसा क्यों? देखिए, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है एड पजल इज अ टूल यूज फॉर माइंड मैपिंग एंड एजुकेशन, ये फॉल्स है, क्योंकि एड पजल जो है वो एक एजुकेशनल टूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग को इंटरैक्टिव वीडियो सेशंस बनाने होते हैं, उनको क्रिएट करने में, उनको शेयर करने में, इंटरैक्टिव वीडियो लेसन्स को। तो ये माइंड मैपिंग के लिए यूज़ नहीं होता। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि जो माइंड मिस्टर जो टूल है दैट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव वीडियोज़ इन एजुकेशन। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जो माइंड मिस्टर टूल है वो माइंड मैपिंग के लिए यूज़ होता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, इन दोनों स्टेटमेंट्स में वाइस वर्सा दे दिया गया था। एड पजल को दे दिया गया है कि वो माइंड मैपिंग का टूल है, और माइंड मिस्टर को दे दिया गया है कि वो वीडियोज़ का टूल है। बल्कि ये है अपोजिट, एड पजल जो है वो इंटरैक्टिव वीडियो लेक्चर्स का टूल है, और जो माइंड मिस्टर है वो माइंड मैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो येस, इस टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलेंगे। सो वी हैव so yes, we have covered an entire list of these teaching software in our ebook of paper 1. Let's move with the next question. So the next question is, which of the following is not the objective of teaching? So you have the following options, and the correct answer is option number 3rd, that is to follow a rigid pattern or plan. सो इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की बात करी गई है। तो देखिए, टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमरली वो ये होता है कि आपको लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक कॉम्बिनेशन में चलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एज अ टीचर आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दो, ठीक है। आप उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बनाओ, आप उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ, यू प्रमोट द डेवलपमेंट, कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी इंक्रीज हो। तो ये सारे जो फीचर्स आपके ऑप्शन में दे रखे थे ये करेक्ट है। पर एज अ टीचर एक रिजिड टीचिंग प्लान को चूज़ करना और सिर्फ उसी के ऊपर ही वर्क करना इज़ नॉट
एन इफेक्टिव वे और डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन। वाई? क्योंकि अगर आपने लेट्स से एक ही टीचिंग प्लान चूज कर लिया कि आप इसी को ही पढ़ाओगे, अब उससे आपके जो बच्चे हैं उनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव या लर्निंग आउटकम फुलफिल नहीं हो रहा, तो आपकी टीचिंग वेस्ट चली जाएगी। सो टीचिंग को आप तभी जज कर सकते हो जब लर्निंग आउटकम्स अच्छे निकल रहे हैं। अगर लर्निंग आउटकम्स अच्छे नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपका जो टीचिंग प्लान है उसमें कोई कमी है और आपको उसमें चेंज लाने की जरूरत है। तो टीचिंग प्लान जो होना चाहिए हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए विद द चेंज, डायनेमिक होना चाहिए नेचर में। इट शुड नॉट बी रिजिड। सो दैट इज वाई टू फॉलो अ रिजिड प्लान जो होगा टीचिंग प्लान, दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. So the next question is, which of the following is not a benefit of mind mapping? So you have the following options and the correct answer is option number फोर्थ, दैट इज टू मेकिंग इन्फॉर्मेशन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड. तो इसका मतलब यह है कि आप इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं समझने के लिए. ठीक है, सो वाई, लेट्स सी. देखिए, जो माइंड मैपिंग होता है वो एक टूल है जो यूज़ करा जाता है कि आपकी जो कॉग्निटिव है, आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशनल टास्क है, उन्हें और ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया जाए ताकि उन्हें और अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करा जाए, अंडरस्टैंड करा जाए. तो इम्प्रूविंग मेमोरी रिटेंशन एक पार्ट है माइंड मैपिंग का, क्योंकि माइंड मैपिंग इन्हांस करता है मेमोरी का रिटेंशन. ठीक है, क्योंकि विजुअल्स वगैरह बनाए जाते हैं. देन इट एनहांस क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो ये भी एक फीचर है माइंड मैपिंग का. रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ माइंड मैपिंग, क्योंकि इसकी वजह से आप जो टास्क है उनको काफ़ी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिसकी वजह से जो फीलिंग है ऑफ बीइंग ओवर बर्डन विद वर्क वो रिड्यूस हो जाती है. सो इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऑल्सो. एंड द नेक्स्ट इज मेकिंग इन्फॉर्मेशन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड. तो ये एक फीचर नहीं है, ये एक बेनिफिट नहीं है माइंड मैपिंग का, क्योंकि ये तो एक डिसएडवांटेज है. सो माइंड मैपिंग को डिजाइन करा जाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो आप ईजी तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर पाओ, विजुअलाइज कर पाओ. ठीक है, तो डिफिकल्ट बनाने के लिए माइंड मैपिंग को यूज़ नहीं करा जाता. माइंड मैपिंग को यूज़ करा जाता है ईजी बनाने के लिए, चीज़ें याद करने के लिए. सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 कि मेकिंग इन्फॉर्मेशन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एक फीचर नहीं है माइंड मैपिंग का. Let's move with the next question. So the next question is, which of the following are the national coordinators of SWAYAM? So now you have the following options and the correct answer is option number second, that is B, C, D and E, which is A जो है NCTE, which is National Council on Teacher Education, वो एक national coordinator नहीं है SWAYAM का. C, SWAYAM जो है उसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड. ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि वो प्रोवाइड करे हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट को. ये एक मूक्स प्लेटफॉर्म है. फाइन. तो अब इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की अगर बात करी जाए तो इसके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, बट उसमें से NCTE जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है. वेयर एज AICTE विच इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, IGNOU दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, एंड UGC दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं स्वयं के. ठीक है, एंड CEC जो है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं. सो येस, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट जो ऑप्शन नंबर सेकंड है दैट इज BCDE, दैट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज AICTE, IGNOU, UGC एंड CEC आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं. सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, which of the following factors influence the effectiveness of support material? तो इसमें से आपको चूज करना है करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज A, C and D. तो क्वांटिटी ऑफ जो मटेरियल है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्ट मटेरियल को. ठीक है, हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए, जो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्ट मटेरियल को, उसमें से सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपका जो मटेरियल है वो कितना ज़्यादा क्लियर है, कितना ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिबल है. कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी से मतलब है कि आप कैसे उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, चीज़ों को याद कर पा रहे हो. तो सपोर्ट मटेरियल जो आप पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए. ठीक है, उसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग एज अ लर्नर इंप्रूव होगी. देन अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए फॉर द लर्नर्स एज एंड लेवल, क्योंकि अगर आप कोई सपोर्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए तो वो आपके एग्जाम के लिए ही रेलिवेंट होना चाहिए. लेट्स से अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना है, नेट JRF का, तो ऑब्वियसली आप जो मटेरियल यूज़ करोगे सपोर्ट मटेरियल वो उसी एग्जाम के लिए यूज़ करोगे. अब अगर आप जाके दूसरे सब्जेक्ट्स का लोगे तो वो मटेरियल कितना भी अच्छा हो, पर अगर वो आपके सब्जेक्ट का नहीं है तो वो यूज़फुल नहीं होगा. ठीक है, ऐसे ही एज भी मैटर करती है कि लेट्स से अगर आप 12th क्लास तक के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आपका जो मटेरियल होना चाहिए वो उसी लेवल का होना चाहिए. अगर आप ग्रेजुएशन के हैं तो आपका मटेरियल थोड़ा और हाई लेवल अप हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में और हाई लेवल अप हो जाएगा, है ना. तो वो एज फैक्टर भी होना चाहिए. ये नहीं कि आपने 12th क्लास के ही बच्चे को बहुत ज़्यादा बर्डन दे दिया अपने मटेरियल्स में, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो वो भी ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेंगी, क्योंकि उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाए. तो एज एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स डू मैटर व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट मटेरियल. देन रेलिवेंस होना चाहिए जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है. लेट्स से जो भी आपका मटेरियल आप पढ़ रहे हो आपके एग्जाम के लिए, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम का उसको मैचअप करे. लेट्स से जो लेसन है या जो कोर्स है वो उसी
पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर बी था दैट इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने एक बुक दे दी 500 पेजेस की किसी बच्चे को पढ़ने के लिए और एक बुक दे दी आपने 250 पेजेस की, तो हो सकता है कि वो जो 250 पेजेस की बुक है उसमें ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हो रैदर देन वो 500 पेजेस की बुक में। हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है जो इतनी रिक्वायर्ड भी नहीं है, पर वो इतनी लेंदी बना दी है। तो ज़रूरी नहीं जब लेंदी चीज़ें हों तो वो अच्छी ही हो, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है, एग्जॉस्टिंग हो जाती हैं और वो यूज़फुल भी नहीं होती। तो इसीलिए जो सपोर्ट मटेरियल होना चाहिए उसे क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, लर्नर की एज एंड लेवल के हिसाब से होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए फॉर विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज A, C and D. Let's move with the next question. So the next question is, an art teacher wants to create an interactive gallery wall of famous artists for her students. तो इसमें से कौन सा टूल जो है वो यूज़ करेगा? सो देखिए इस टाइप के टूल्स से क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं आपके PYQs में। सो आई अगेन सजेस्ट यू गाइज कि जो हमने ई बुक में कवर करे टीचिंग सॉफ्टवेयर उस पर ज़रूर एक बार नज़र डाल दीजिएगा, क्योंकि हाई चांस है कि इस बार भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछ सकते हैं इन टाइप के एजुकेशनल सॉफ्टवेयर से। So the correct answer for this question is option number second, that is Padlet. So how, let's discuss what is Padlet. So Padlet जो है basically बहुत suitable tool होता है जिससे आप create कर सकते हैं interactive gallery of famous artists for students. And Padlet एक online tool है जो allow करता है user को कि वो एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड जो है या फिर सॉफ्ट बोर्ड्स हैं उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विद वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट्स। उसमें आप अपना इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो, वीडियोस भी यूज़ कर सकते हो, लिंक्स एंड टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है एज एन आर्ट टीचर आप Padlet को यूज़ कर सकते हो कि शोकेस द वर्क ऑफ फेमस आर्टिस्ट अलॉन्ग विद द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज Padlet. Let's move with the next question. So the next question is, if the mobile number of your friend exchanges, you often continue to dial his former number. It is an example of what? So एक ये सिचुएशनल क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि आपको, और व्हेन इट कम्स टू टीचिंग एप्टीट्यूड वाला यूनिट, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में तो हाई चांसेस होता है कि सिचुएशनल क्वेश्चंस दे दिए जाएँ, आपको एक सिचुएशन दे दी जाए एंड उसमें आपका रोल पूछा जाए एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट क्या रहेगा। तो ये भी एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि इफ़ द मोबाइल नंबर ऑफ योर फ्रेंड चेंजेस एंड यू ऑफन कंटिन्यू टू डायल हिज फॉर्मर नंबर, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द करेक्ट आंसर इज option number B, that is negative transfer of learning. So what is negative transfer of learning? Let's understand. See, negative transfer of learning तब अगर होता है जो आपने पहले चीज़ें सीखी हो, जो आपकी प्रायर लर्निंग हो या जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, वो इंटरफेयर कर रहा है आपकी नई आने वाली परफॉर्मेंस को या टास्क को, क्योंकि आपने वो चीज़ अनलर्न नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कहा जाता है ना, लर्निंग इज टफ, अनलर्निंग इज ऑल्सो टफ, क्योंकि अनलर्निंग में तो आपने जो चीज़ ऑलरेडी आपके दिमाग में एक्वायर्ड कर ली है, आपने अपनी हैबिट्स में एक्वायर्ड कर ली है, उस चीज़ को भुलाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सिनारियो जो था क्वेश्चन में कि आपकी वो हैबिट बन गई कि अपने दोस्त के पुराना नंबर पे ही बार बार डायल कर रहे हो, बल्कि उसका नंबर चेंज हो गया, तो ये नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल है। बिकॉज जो ओल्ड लर्निंग है, दैट इज़ जो उसका पुराना मोबाइल नंबर है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है आपकी परफॉर्मेंस में, जब आप न्यू टास्क कर रहे हो कि आपको उसको करंट मोबाइल नंबर पे कॉल करना है। Let's move with the next question. So the next question is, which of the following are the ways to increase motivational climate in the class? कि आपकी क्लास में आप चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो मोटिवेटेड रहें, तो आप इनमें से क्या चीज़ें यूज़ करोगे? So you have the following options and the correct answer is option number third, that is A, B and D. That is कि जो C है, that is allow sarcasm and superiority to exhibit in classroom. ये एक फीचर नहीं होगा अगर आपको अपनी क्लास में एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट बनाना है। सो लेट्स डिस्कस ऑल द अदर ऑप्शंस। तो देखिए पहला था ए, दैट इज यूज़ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज टू मेंटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को, एक्टिविटीज़ को, मटेरियल्स को यूज़ करोगे तो बच्चे काफ़ी इंगेज रहेंगे और मोटिवेटेड भी रहेंगे लर्निंग के लिए, क्योंकि उन्हें हर बार नई चीज़ देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है। देन द नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ कि वो अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग को शेयर कर पाएँ एक दूसरे के साथ। तो इसमें भी काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि बच्चे इंटरैक्ट करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, तो इसमें एक पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट रहेगा क्लासरूम में। देन थर्ड है अलाउ सरकाजम एंड सुपीरियरिटी टू एग्जिबिट इन द क्लासरूम। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो सरकाजम है या जो सुपीरियरिटी है एक क्लासरूम में, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो वो एक
पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, वो निगेटिव में बहुत जल्दी तब्दील हो सकता है. सो दैट इज वाई इट मे क्रिएट अ निगेटिव एंड डीमोटिवेटिंग एनवायरनमेंट और एटमोसफेयर इन द क्लासरूम. Then the next is fostering a classroom atmosphere based on trust and cooperation. तो देखिए मेरा मानना ये है पर्सनली कि आप एज अ टीचर आपका प्राइमरीली काम ये है कि आप बच्चों को मोटिवेटेड फील करवाओ, क्योंकि तभी उनके अंदर वो इंस्पिरेशन रहेगी कोई चीज़ सीखने की. अगर वो बच्चों के अंदर वो डीमोटिवेशन आ गया या आपने किसी बच्चे को टॉन्ट कर दिया कि अरे तुमसे नहीं होगा, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता भी है, तो वो बच्चा ऑलरेडी फील कर जाता है कि ये तो अब मुझसे होगा ही नहीं, तो वो अपना इतने एफर्ट्स भी नहीं डालता. तो आपको ये चाहिए एज अ टीचर, आपका टीचिंग जो क्लासरूम है एनवायरनमेंट वो लाइवली रहे, बच्चा सेफ फील करे, रिस्पेक्टेड फील करे, एंड उसका जो आप मोटिवेशन है वो इंक्रीज करो, उसको एनकरेज करो. अगर वो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है, इंट्रोवर्ट है नेचर में, तो आप ट्राई करो कि हर बच्चे का पार्टिसिपेशन रहे, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे. जब एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा क्लास में तो ऑब्वियसली जो बच्चा है वो कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही, है ना. सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ए, बी एंड डी. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, which of the following are the examples of scaffolding? So you have the following options, and the correct answer for this question is option number second, that is A and D. How? Let's discuss in detail. देखिए, scaffolding आप रिफर करते हो जब यू सपोर्ट या फिर आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हो लर्नर्स को कि वो अपनी स्किल्स या नॉलेज को डेवलप कर सकें, ठीक है. सो देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, आप लर्नर्स को उसकी करंट एबिलिटी है ना उसको में असिस्टेंट प्रोवाइड करते हो कि वो उसे कैसे डेवलप करे, और जब वो डेवलप करने लगता है तो धीरे धीरे आप अपना सपोर्ट पीछे से हटाने लगते हो कि जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो डिपेंडेंट ना रहे. तो सबसे पहले आप उसकी करंट एबिलिटीज़ को असिस्ट करोगे कि वो डेवलप होती जाए, और जितनी वो डेवलप होती जाती है लर्नर इंडिपेंडेंट बनता जाता है. आप अपना जो सपोर्ट सिस्टम है वो पीछे से कम कम करते जाते हो, क्योंकि एट लास्ट आप चाहते हो कि आपका जो स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाए, है ना. सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज प्रोवाइडिंग हिंट्स एंड क्लूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ये एक एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग का. लेट्स से मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा पर मुझे आपको एक्जैक्टली वो आंसर नहीं आ रहा, पर अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगी हो सकता है आपको वो आंसर मिल जाए. तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग. इट इन्वॉल्व्स गिविंग लर्नर्स पार्शियल इन्फॉर्मेशन, या फिर हम थोड़ा क्लू दे दें जिससे बच्चा नेविगेट कर पाए खुद से कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. देन द नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस टू गाइड द स्टूडेंट्स थिंकिंग. मतलब आप लेट्स से एग्जाम्पल है ये स्कैफोल्डिंग का, मतलब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिसमें आप प्रॉम्प्ट्स दे दो थोड़े स्टूडेंट्स को कि वो क्रिटिकली थिंक करे इस बारे में, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचे एंड देन खुद के कंक्लूजन पे आए. तो ये भी एक एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग का. So hence the correct answer is option number second, that is A and D. Let's move with the next question. So the next question is which among the following are the humanistic approaches to learning? So you have the following options, and the correct answer for this question is option number third, that is C, D and E. How? Let's discuss in detail. देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है कि it emphasizes on self motivation rather than humanistic approach जो लर्निंग की होती है वो सेल्फ डायरेक्शन के ऊपर फोकस करती है. वो ट्राई करते हैं कि लर्नर को एनकरेज करें कि वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, एंड देन दे डेवलप अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डायरेक्शन इन लर्नर. सेकेंड है कि इट एम्फेसाइजेस लर्निंग एट द हायर लेवल. तो ऐसा कुछ नहीं है. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो लर्निंग की होती है वो होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करती है, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करती है, बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी होती है, उसका एक्विजिशन भी ज़रूरी होता है, एंड हाई लेवल थिंकिंग स्किल्स भी ज़रूरी होती हैं. तो ऐसा नहीं है सिर्फ हाई लेवल पे ही फोकस होता है, बेसिक नॉलेज के ऊपर भी फोकस होता है. सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट नहीं है. वेयर इज ऑप्शन नंबर सी जो है कि इट फॉस्टर्स क्यूरियोसिटी, दैट इज करेक्ट बिकॉज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो होती है वो वैल्यू करती है कि लर्नर को आप क्यूरियस बनाए, उसके माइंड को क्यूरियस बनाए, एनकरेज करे लर्निंग एंड एनकरेज करे लर्निंग जो एक्सप्लोरेटरी हो नेचर की, ओपन हो नए आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस के लिए. देन द नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज द लर्नर्स रिएक्टिविटी. तो दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर. दैट इज ऑल्सो करेक्ट विद रिगार्ड टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, क्योंकि इट एम की जो लर्नर्स हैं वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली काफ़ी इंगेज हो जाए, अपने एक एक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग एनवायरनमेंट बनाए जहाँ लर्नर काफ़ी रिस्पॉन्ड कर सके और इंटरैक्ट कर सके लर्निंग मटेरियल के साथ. देन ई इज इट बिलीव्स दैट लर्निंग जो होती है वो इफेक्टिव होती है जब वो नीड बेस्ड होती है. तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज जो नीड्स हैं और जो इंटरेस्ट हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एड्रेस करा जाए, तो उसकी वजह से जो लर्निंग होगी वो रेलिवेंट भी होगी और मीनिंग. थर्ड, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्वयं प्रभा. इसमें पूछा गया कि स्वयं प्रभा में जो चैनल नंबर 8 है जिसमें फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैं दैट इज नेम्ड एज व्हाट. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज आर्यभट्ट. सो देखिए स्वयं प्रभा बेसिकली एक इनिशिएटिव है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स, दैट इज DTH, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज.
तो देखिए जो स्वयं प्रभा में चैनल नंबर 8 है जिसमें फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका नाम है आर्यभट्ट। एंड आर्यभट्ट का जो रेफरेंस है वो इसलिए यूज़ करा गया है बिकॉज ही वॉज एन एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूट करा था इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। सो ये जो चैनल है वो फोकस करता है सब्जेक्ट्स जो रिलेटेड हैं फिजिकल साइंसेस से, मैथमेटिक्स से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रिलेटेड टॉपिक्स से। सो येस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर So yes, the correct answer is option number 3rd, that is Aryabhat. Let's move with the next question. So the next question is, which of the following is an example of innovative approach to evaluation system? So you have the following options and the correct answer is option number 2nd, that is peer evaluation. How? Let's discuss. देखिए peer evaluation एक example होता है to an innovative approach to evaluation system, क्योंकि इस approach में आप active participation encourage करते हो, इंगेजमेंट इंकरेज करते हो अमंग स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक दूसरे के वर्क को रिव्यू कर सके एंड जो भी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो पीयर इवैल्यूएशन जो है वो प्रमोट करता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को असेसमेंट के लिए एंड इट अलाउज स्टूडेंट्स की वो खुद ओनरशिप ले सकते हैं इन देयर लर्निंग एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू ईच अदर, है ना। तो इट ऑल्सो फॉस्टर्स कोलाब्रेशन, कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। सो येस, दैट इज अ न्यू अप्रोच टू इवैल्यूएशन सिस्टम, क्योंकि अभी तक सिर्फ टीचर्स ही इवैल्यूएट करते हैं बट आपस में आप लोग एक दूसरे की शीट्स को इवैल्यूएट नहीं करते थे। तो अगर ये चीज़ है तो ये एक नई अप्रोच है, तो दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2nd. Let's move with the next question. So the next question is, which of the following processes are for observational learning proposed by Bandura? So you have the following options and the correct answer is option number 4, that is A, C, D and E. So that is point B है, that is adaptation. वो एक part नहीं है observation learning का, that was proposed by Bandura. So Albert Bandura जो थे उन्होंने propose करा था एक process for observational learning, तो जिसमें attention is the part, retention is the part, behavioral rehearsal is the part and motivation is the part, but adaptation is not. So hence the correct answer is option number 4, that is option number 4, that is A, C, D and E. So let's move with the next question. So the next question is, dash is the process of observation, scaffolding and increasingly independent practice जिसकी वजह से एक learner है वो advanced हो जाता है towards the expertise phase. So you have the following options and the correct answer is option number 1, that is cognitive apprenticeship model. तो हाउ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए जो प्रोसेस होता है ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्कैफोल्डिंग एंड इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जो लर्नर्स की होती है कि वो खुद अपना एक्सपर्टाइज ला सके अपनी चीज़ों के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप. सो बेसिकली देखिए कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में ये होता है कि जो आपका लर्नर है आप उसको पर्टिकुलरली एक ही डोमेन के लिए उसे अच्छे से मेंटर कर रहे हो, आप उसको एक्सपर्ट गाइडेंस दे रहे हो, मेंटर कर रहे हो, आप उसको हेल्प कर रहे हो कि वो एक्वायर करे नॉलेज और स्किल्स को और डेवलप करे वही पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन के लिए, ताकि उसकी जो स्किल्स हैं वो फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो जाए. सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द 5 phases ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच इन अ सीक्वेंस. सो ये 5 आपको देख दिए गए थे. नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन जिसमें आपको इन्हें सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, that is E, A, D, B and C. How? Let's discuss कि इनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है. तो जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच होती है उसमें जो करेक्ट ऑर्डर है वो है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट and evaluate. That is E, A, D, B and C. So yes, let's move with the next question. So the next question is related to SWAYAM कि SWAYAM जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो कितने उसके कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज कि स्वयं के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं. अब वो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं देखिए. वो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. तो याद रखिएगा स्वयं के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. अगर पूछा जाए कि स्वयं के कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं तो वो डिफरेंट क्वेश्चन है. स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, पर इधर प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं तो प्रिंसिपल्स 3 होते हैं, दैट इज एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समेटिव इवैल्यूएशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन नंबर 4 दैट इज इम्पैक्ट इवैल्यूएशन. हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए, जो सबमिटिव इवैल्यूएशन होती है उसमें आप असेस करते हो जो इफेक्टिवनेस है या फिर जो सक्सेस है ओवरऑल आपके प्रोग्राम का या प्रोजेक्ट का. सो फर्दर ये जो इवैल्यूएशन होती है ये एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड पे कंडक्ट करी जाती है, वेयर एज जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है वो बिटवीन द लर्निंग प्रोग्राम करी जाती है. तो इसीलिए सबमिटिव इवैल्यूएशन फोकस करता है कि जो इफेक्टिवनेस है या जो सक्सेस है प्रोग्राम की उसके बेसिस पे मेजर करने का चीज़ों को. सो फर्दर जो गोल होता है सबमिटिव इवैल्यूएशन का वो ये होता है कि आप इवैल्यूएट कर पाओ कि क्या ओवरऑल आउटकम रहा है या इम्पैक्ट रहा है प्रोग्राम का, और आप असेस कर पाएँ कि कितनी चीज़ें अचीव हुई हैं या नहीं हुई ऑफ द इंटेंडेड गोल्स. सो दैट इज़ वाई इसे इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है. सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is which of the following are the key elements of cooperative learning. तो इनमें से कौन सा फीचर है cooperative learning का. So you have the following options and the correct answer for this question is option number second, that is A and C. How, let's discuss in detail. देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है. कोऑपरेटिव लर्निंग होती है एक टीचिंग अप्रोच जिसमें आप बच्चों के ग्रुप्स बना देते हो और फिर वो लोग ग्रुप्स में काम करते हैं. दे वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स एक कॉमन गोल या कंप्लीट एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए या जो भी आपने टास्क दिया है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए. सो जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसमें स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू स्मॉल ग्रुप्स जिसमें वो रिक्वायर्ड होते हैं कि उनको कोलैबोरेटिवली वर्क करना है रादर देन कॉम्पिटिटिवली एंड उनको वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज ए एंड सी. तो ए होता है कि ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ हाई एवरेज एंड लो. सो ए है दैट इज ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ हाई एवरेज लो अचीवर्स आर हेट्रोजेनस. तो ये करेक्ट है कि ग्रुप्स आप स्पेसिफिकली बेस नहीं बनाते, आप रैंडम ग्रुप्स बना लेते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में ताकि वो एक दूसरे के साथ काम कर पाए. एंड सी इज कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप्स में काम करते हैं टू मास्टर्स एकेडमिक मटेरियल. तो दैट इज ऑल्सो द फीचर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. इट इज अ की एलिमेंट. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो ये अगेन इट इज़ एन सिचुएशनल क्वेश्चन. सो अगेन इट इज़ एन सिचुएशनल क्वेश्चन. इसमें कहा गया कि अक्षय जो है दैट इज़ एन 8-year-old बॉय जो इमोशनली स्टेबल है और स्कूल में अच्छा परफॉर्म भी करता है. उसके जो पेरेंट्स हैं वो उन्होंने रिसेंटली डाइवोर्स ले लिया है तो इसकी वजह से वो काफ़ी एंग्शियस हो गया है. तो अब अक्षय का जो टीचर है वो उसकी एंग्जाइटी को क्लासरूम में काम डाउन करने के लिए या उससे अच्छे से डील करने के लिए क्या कर सकता है क्लासरूम में. तो सिचुएशनल क्वेश्चन है एज अ टीचर आप क्या करते हैं अगर आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती किसी स्टूडेंट के लिए. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ कि उसका जो टीचर है वो प्रोवाइड कर सकता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स एंड चॉइसेस को. सो हाउ सी व्हेन वी टॉक अबाउट एंग्जाइटी तो वो एक सिग्निफिकेंट बैरियर होता है लर्निंग का फॉर स्टूडेंट्स. तो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे तो वो एंग्जाइटी रिड्यूस करेगा क्योंकि बच्चे को एक सेंस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी पता होगा कि उसको अच्छा ये चीज़ें करनी है, ऐसे होनी है, ये टास्क है, ये फुलफिल करने हैं. तो उसको वो चीज़ें पता है तो वो प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो सेफ फील करेगा, एंग्शियस कम फील करेगा. सो दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर इज कि प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड organizational tools and choices to students with anxiety. Let's move with the next question. So the next question is in the form of match of the following. So you have the following options and the correct answer is the correct match is option number third. So how, let's discuss in detail. देखिए ये जो मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल का पार्ट है जो हमने ऑलरेडी अपनी ई बुक में कवर करा हुआ है. सो गो थ्रू दैट. सो टिल नाउ लेट्स डिस्कस कि मॉडलिंग जो करेक्ट है वो मैच करता है ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, वेयर एज कोचिंग में आप एक्सटर्नल सपोर्ट देते हो, लर्नर को प्रोवाइड करते हो हिंट्स, फीडबैक्स, रिमाइंडर्स को. स्कैफोल्डिंग में क्या होता है आप लर्नर को हेल्प करते हो स्टेटिंग द थिंग्स, फिर ग्रेजुअली अपना सपोर्ट फेड आउट भी कर देते हो उससे इंडिपेंडेंट जब उसकी लर्निंग स्टेज आ जाती है. सो आर्टिकुलेशन इज बेसिकली गिविंग वर्ड्स जिससे आप अंडरस्टैंड कर सको पूरे प्रोसेस को या कॉन्टेंट को. सो हेंस दिस इज द करेक्ट मैच. Let's move with the next question. So the next question is which of the following statements best describes formative evaluation in evaluation process. तो देखिए evaluation is also a very important topic in teaching aptitude क्योंकि submitive evaluation हो चाहे formative evaluation हो दोनों से ही questions आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. So you have the following options with regard to formative evaluation and the correct answer is option number
सेकेंड कि जो टीचर है वो क्लैरिफाई करता है डाउट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। सो जैसे मैंने आपको बताया था सबमिटिव इवैल्यूएशन है दैट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द सेशन, वेयर एज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो बिटवीन द सेशन होता ही रहता है, ठीक है। सो लेट्स से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जिसमें आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को एंड ऑल्सो अपनी लर्निंग और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को इवैल्यूएट कर रहे हो। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, इट इज टिपिकली कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड जिसकी वजह से बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो इसका जो करेक्ट एग्जाम्पल है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड कि आप स्टूडेंट का अगर कोई डाउट है लेट्स से क्लास में तो आप उसी वक्त उस डाउट को क्लियर कर देते हो, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। आपने फौरन बच्चे को फीडबैक दे दिया तो वो आगे से अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएगा, है ना। सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sequence of using cognitive apprenticeship model in the classroom is what? So you have the following options and the correct answer for this question is option number first. So देखिए इसीलिए मैंने मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको करेक्ट सीक्वेंस नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था आगे ये क्वेश्चन आने वाला है। तो दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडल, क्योंकि ये इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने को मिले हैं, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ज़रूर याद रख लीजिए। तो जो करेक्ट ऑर्डर है दैट इज मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो इसमें भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने को पूछ सकते हैं या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से स्टेप्स हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के या कौन से नहीं हैं, तो वो भी इस टाइप के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो येस, दैट इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मोड ऑफ लर्निंग जो लर्नर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन एक्टिव डिस्कशन एंड इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द टीचर्स। सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग इज व्हाट, जिसमें आप बच्चे को इमीडिएट फीडबैक दे सकते हो और बच्चे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, एक्टिव डिस्कशन रह सकता है, हर चीज़ साइमल्टेनियसली चलती है सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग में। सो देखिए when we talk about synchronous learning तो it refers to real time interaction जो learners और टीचर के बीच में हो रहा है, ठीक है, when they are engaged in live discussions। अगर लाइव क्लास हो रही है तो लेट्स से अगर मैं जो बोल रही हूँ आप लोग फौरन उसका रिप्लाई कर रहे हो, आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं उसका फॉरन इमीडिएट रिस्पांस दे रही हूँ, तो वो एक पार्ट हो गया सिंक्रोनस लर्निंग का। और यही अगर मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दिया फिर बाद में आप लोग कमेंट्स कर रहे हो और फिर मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ, तो वो एक इन सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग हो जाएगा क्योंकि रियल टाइम पे चीज़ें एक्सचेंज नहीं हो रही हैं, ठीक है। सो दिस मोड ऑफ लर्निंग अलाउज फॉर इमीडिएट फीडबैक, कोलैबोरेशन एंड मोर इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a teacher needs to prepare a small animated video related to his or her topic of teaching तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर इनमें से यूज़ करेगा। सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज B&D which is Animaker and Potu। So if we talk about Animaker तो Animaker is specifically designed जिसमें आप अपने animated videos बना सकते हो for suitable topic and task, whereas पाउटून एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, आप एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हो। इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स होते हैं बने बनाए, उनको भी यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग इंगेजिंग एनिमेशन। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये भी टीचिंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज जो पहली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। कैसे, देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जो ड्रूपल है दैट इज अ पेड सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स यूजर्स कि वो अपलोड कर सकते हैं कंटेंट टू द सर्वर, पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ड्रूपल जो है वो एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो अवेलेबल होता है फॉर फ्री। तो यूजर्स जो होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं कि आप क्रिएट करें, मैनेज करें अपनी वेबसाइट्स को, ठीक है, और वो एक्वायर नहीं करता पेमेंट टू अपलोड कंटेंट टू सर्वर। सो हेंस दैट इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वो पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो जूमला है दैट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज इट इज़ अ पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो अवेलेबल है एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो और अपने लिए एक्सेसिबल भी बना सकते हो फॉर द वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 की जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच इफ द फॉलोइंग के फॉर्म में है। इसमें आपको ये स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स दे रखे हैं
और वो आपको करेक्टली मैच करना है कि वो किस लेवल से डील करते हैं. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड. दैट लेट्स सी द करेक्ट मैचेस. तो देखिए जो निटर है दैट डील्स विद टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. देन CEC इज dealing with non-technological undergraduate degree programs. NPTEL, which is your National Program on Technology Enhanced Learning, deals with engineering portion of undergraduate and postgraduate degree programs. और जो NIOS है दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो डील करता है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एजुकेशनल प्रोग्राम्स पे जो स्वयं पे लॉन्च करे गए हैं. सो दैट इज़ द करेक्ट मैचेस. सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द रब्रिक ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया जो रोल होता है लर्नर का दैट वाज कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली मोर व्हाट. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज एक्टिव. हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए जो रोल होता है लर्नर का दैट वाज कंसिडर्ड रिलेटिवली टू बी मोर एक्टिव बिकॉज जो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स होते थे वो इम्फेसाइज करते थे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर का इंगेजमेंट ज़्यादा होना चाहिए था लर्निंग प्रोसेस में. स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि वो एक्टिवली इंटरैक्ट करें टीचर्स के साथ, इंगेज करें अपने आप को डिस्कशंस में, डायलॉग्स में. डिस्कोर्स जो होता था काफ़ी इंटरैक्टिव होता था, बच्चे क्वेश्चंस भी पूछते थे. सो एक्टिवली नॉलेज को परसीव करा जाता था. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज एक्टिव. Let's move with the next question. Next question is again with teaching softwares, I guess. So you have the following options and the correct answer is our जो correct answer है that is option number third, which is the correct matches are as follows. So how let's discuss in detail. देखिए जो माइंड मैप्स होते हैं वो यूज़ करते हैं आप सेल्फ लर्निंग के लिए. गेमिफिकेशंस की अगर बात करी जाए दैट इज़ लर्निंग जब आप क्विजेस के थ्रू लर्न कर रहे हैं चीज़ों को. फ्लिप क्लासरूम अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि वो एक्सप्लोर कर सकें लेसन को बिफोर द टीचर डिस्क्राइब्स. एंड ICT बेस्ड टीचिंग मेथड वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड है बिकॉज इट इज द टेक्निकल आस्पेक्ट. सो हेंस दीज आर द करेक्ट मैचेस. मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट, सबमिटिव एंड डायग्नोस्टिक. इनको आपको करेक्टली मैच करना है. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड दैट. सो देखिए जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग हिज और हर सक्सेस या फेलियर जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अटेन करने में. प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का जो पर्पस होता है वो ये चेक करने का होता है कि जो एप्टीट्यूड है कैंडिडेट का फॉर द कोर्स या सब्जेक्ट वो करेक्ट है कि नहीं है, वो मैच अप कर रहा है कि नहीं. तो अगर लेट्स से एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट करे जाते हैं फॉर द सेम, तो ये भी एक एग्जाम्पल है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का. सबमिटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो एक मेथड होता है जिसमें आप पूरे प्रोग्राम की वर्थ को जज करते हो बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटीज़. देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है ऐसा इवैल्यूएशन जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो फॉर द पॉसिबल कॉजेज जो प्रॉब्लम्स जो लर्नर फेस कर रहा है, जिसमें आप डायग्नोस कर रहे हो कि क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे सोल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं. सो दैट इज़ द करेक्ट मैचेस. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. तो देखिए टीचिंग के 3 लेवल्स होते थे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है. सो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज C and D जो है दीज आर द फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग. सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है दैट इज रेफर टू हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंकरेज करा जाता है कि वो क्रिटिकली चीज़ों को थिंक करें और उसको क्रिटिकली एनालाइज करें. ठीक है, ये जो लेवल होता है इसमें स्टूडेंट सिर्फ चीज़ों को याद नहीं कर रहा होता बल्कि एक्टिवली इंगेज होता है विद द मटेरियल कि वो खुद की डीपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाए. ठीक है, बच्चा भी इसमें इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट लर्नर हो जाता है इस स्टेज पे आते हुए. तो येस, व्हेन वी टॉक अबाउट फीचर्स जो आपके क्वेश्चंस में दे रखे हैं, तो जो C है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और जो D है कि स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज इन्हांस होती हैं. तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्टली जस्टिफाई करते हैं विद रिगार्ड टू रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज C and D. सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is put the following in correct sequence in the light of process of evaluation system. So you have to choose the correct chronological order. So you have the following options and the correct answer is option number 3rd that is C, A, B and D. So how let's discuss in detail. देखिए when we talk about the process of evaluation system तो correct sequence होता है कि सबसे पहले आप
ऑब्जेक्टिव्स और क्राइटेरिया को सेट करते हो ना, कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव रख के या क्या क्राइटेरिया सेट करके इवैल्यूएट करना है चीज़ों को। तो इवैल्यूएशन बिगिंस विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया अगेंस्ट विच जो परफॉर्मेंस है परफॉर्म करी जा रही है, उसी के बेसिस पे आप असेस करोगे चीज़ों को, है ना। देन आप डेवलप करते हो द यूज़ ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को आपको यूज़ करना है वाइल मेजरिंग द असेसमेंट। देन इंटरप्रेट करना डाटा को, कि आपने पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, फिर आपने डेवलपमेंट कर लिया कि आप किस बेसिस पे मेजर करोगे, एंड देन जो मेजर कर लिया उस डाटा को इंटरप्रेट करोगे। एंड द लास्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ जजमेंट, एंड जो भी आपको अप्रोप्रिएट अपना फीडबैक्स देना है असेसमेंट का, ठीक है, क्या आगे क्या अप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए, उसका फीडबैक जो आप प्रोवाइड करोगे, दैट इज द फाइनल स्टेप्स। सो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया, फिर आएगा डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, देन इंटरप्रेट करते हैं डाटा को, एंड देन फॉर्मुलेट करते हैं जजमेंट्स को, या फिर आप फीडबैक प्रोवाइड करते हो। So that is the correct sequence. So that is as follows, and hence the correct answer is option number. So hence the correct answer is option number 3, that is C, A, B and D. Let's move with the next question. So the next question is, in which of the learner-centered method students are first presented with challenges? So you have the following options, and the correct answer is option number थर्ड, दैट इज इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग अप्रोच होती है, उसमें आप बच्चों को इंकरेज करते हो कि वो एक्टिवली इंगेज हों, ठीक है, विद द मटेरियल, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, कंक्लूजन्स फाइंड आउट करें, ठीक है, सोल्यूशंस फाइंड आउट करें विद द प्रॉब्लम्स, तो विद देयर ओन रीजनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। तो इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं इंडक्टिव टीचिंग लर्निंग, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम, जहाँ पे स्टूडेंट्स को आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो कि वो खुद डिस्कवर करें नॉलेज एंड कंसेप्ट्स को ऑफ देयर ओन। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which level of teaching seeing of relationship is promoted as an objective? So you have the following options, and the correct answer is option number 3, that is understanding level. देखिए, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप जो होता है वो इन्वॉल्व करता है अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट्स, तो इट अलाइंस विद द ऑब्जेक्टिव्स जो प्रमोट करे जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। देखिए, जो मेमोरी लेवल होता है उसमें तो सिर्फ रोट लर्निंग होती है कि बच्चों को सिर्फ चीज़ें याद करानी होती है, पर एक सब्जेक्ट मैटर के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आके बच्चा समझ पाता है कि वो क्या चीज़ें पढ़ रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, कैसे उनसे को रिलेट कर पा रहा है। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो येस, आज की वीडियो के लिए इतने ही PYQs हैं। आई होप इन PYQs से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्या आपको अप्रोच रखनी है, एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व द करेक्ट आंसर्स। सो येस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.